जय हिंद। रिसेंटली CPCB दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एक रिपोर्ट सामने रखी गई जिसमें हमारे भारत में जो अलग अलग रिवर्स हैं उनके साफ सफाई का एक रुझान सामने रखा। किस तरह सरकार की जो पॉलिसीज चल रही हैं वो रिवर्स को साफ सुथरा करने में कहां तक वो सक्षम रही। तो उस रिपोर्ट में यह एस्टैब्लिश हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स जो हैं उनके पास ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो है वो एट पार नहीं है प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट की। दैट इज फैसिलिटीज कम है और वेस्ट ज़्यादा है, जिसके कारण अभी भी पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल नहीं पाया जा सका। सरकार की अगर बात करें तो उनके अपने आंकड़े हैं, कितनी सफल रही है केंद्रीय सरकार इन एनवायरमेंटल कंसर्न्स के ऊपर काबू पाने के लिए, वो देखना भी बाकी रहेगा। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं या यूटीज ऐसी हैं जहां पे अभी तक ट्रीटमेंट फैसिलिटी ना के बराबर देखी जा सकती है। नागालैंड, दमन एंड दीव, इस तरह की जो स्टेट्स और यूटीज हैं अभी तक उनका कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। तो इसी के साथ हमारी आने वाले लेक्चर्स में ये कोशिश रहेगी कि हम देखें कि किस तरह हमारे जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं उन पे सरकार काबू पाने की कोशिश कर रही है। कौन से ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं इंटरनेशनली जो हमारी सरकार या हम लागू करके अपने देश को एक अच्छा एनवायरनमेंट देने में कोशिश कर रहे हैं। मोरओवर कौन सी स्कीम्स आज ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही हैं और उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या रहती है। तो ये सारा कुछ हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। आज इस वीडियो का पर्पस है कार्कसिस मैनेजमेंट के बारे में जानना। व्हाट इज कार्कसिस मैनेजमेंट? हम आमतौर पर देखते हैं कि जो एनिमल्स की जो डेड बॉडीज हैं उनका डिस्पोजल इतना अच्छा नहीं होता। दैट इज दे आर लेफ्ट टू डिकम्पोज इन ओपन एयर। खुले में ही उनको छोड़ दिया जाता है और उनके ऊपर उनको गलने के लिए वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। कई बार उनके ऊपर कुछ सॉल्यूशंस वगैरह लगा देते हैं, केमिकल्स लगा देते हैं ताकि उसकी बॉडी आसानी से गल सके। बट मोर और लेस नेचुरल डिग्रेडेशन प्रोसेस फॉलो की जाती है मेजॉरिटी ऑफ डिकम्पोजिंग साइट्स के ऊपर। तो क्या इसका गाइडलाइंस है, किस तरह उस गाइडलाइंस को अप्लाई किया जाता है और क्या इसमें कुछ अलग मेथडोलॉजी है जिसके कारण इस जो प्रक्रिया से हम वातावरण को और आम लोगों को बचा सकें। क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस बहुत सारी बीमारियां पनपती हैं, बदबू का एक भंडार बना रहता है वो जो एक डंपिंग साइट होती है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि इनके पास सॉल्यूशंस क्या क्या है। पहले सॉल्यूशन की बात करें तो इंसिनरेशन एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है इस तरह की प्रोसेस के लिए। इंसिनरेशन का मतलब जो भी एक डेड बॉडी होगी, चाहे वो एक गाय की है, एक बछड़े की है, किसी डॉग की है और एनी अदर एनिमल, उनको एक मशीन में रखा जाता है और इस मशीन में डिकम्पोजिशन होती है थ्रू फायर। तो इस प्रोसेस में अलग अलग तरीके से इसको अप्रोच किया जाता है। कुछ तो ऑन साइट इंसिनरेशन की प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं कहीं पे, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे डेड बॉडी पड़ी है तो वहाँ पे एक मशीन लेके जा सकते हैं और वहाँ पे उसको इंसिनरेट करके वहीं पे ही उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। दूसरा, एक इंसिनरेशन की मशीन एस्टैब्लिश की जा सकती है किसी एक लोकेशन के ऊपर जहाँ पे लॉजिस्टिकली एक डेड बॉडी को लेके आया जाएगा, वहाँ पे उसको इंसिनरेट किया जाएगा और एशिज बना के उनको रख दिया जाएगा। इस प्रोसेस में कुछ फ्लू गैसेस हैं जो हमारे वातावरण को दूषित करती हैं, इससे नहीं बचा जा सकता, ये प्योर क्लीन प्रोसेस नहीं है।
तो उसके लिए हमें अलग से एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करनी पड़ सकती है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास रेंडरिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। दो तरह की प्रोसेसेस है जो रेंडरिंग का ही एक सब पार्ट है। दैट इज रेंडरिंग कैन बी डन थ्रू ए वेट रेंडरिंग प्रोसेस और ए ड्राई रेंडरिंग प्रोसेस। तो होता क्या है रेंडरिंग प्रोसेस में, सबसे पहले ये जानते हैं। इस प्रोसेस में एक बड़ा सारा प्रेशर कुकर होता है जिसमें जो डेड एनिमल है उसको हम सेक्शन वाइज काट कर उसमें डालते हैं और उसमें ही स्टीम के द्वारा उसको पकाया जाता है। अब इस दौरान तीन चीजें बनकर तैयार होती हैं जिसे हम फैट, मीट मील और बोन मील में बाइफरकेट कर देते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं और इनकी अलग अलग एप्लीकेशन है। दैट इज ये जो प्रोडक्ट बन के हमारे पास तैयार होंगे वो कहां कहां अप्लाई हो सकते हैं। आप सोप्स या डिटर्जेंट की बात करें तो वहां पे फैट्स यूज किए जाते हैं। पोल्ट्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, इसमें ये बाकी के जो मील्स वगैरह ये वहां पे हम यूज करते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जो इन्हें एक अच्छा फर्टिलाइजर बना सकता है और इसे हम हॉर्टिकल्चर जो इंडस्ट्री है वहाँ पे हम आसानी से इसको पौधों में न्यूट्रिएंट्स संचालित करने के लिए यूज़ करते हैं। मोर ओवर जो फिशरीज है वहाँ पे भी इस चीज़ से हमें एक फीड तैयार करने के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन मिल जाता है। फर्दर ग्लूज भी तैयार होती हैं जिससे मतलब आप उसे अलग अलग जगह पे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट रेंडरिंग प्रोसेस में स्टीम यूज होती है, अभी मैंने आपको बताया। ड्राई रेंडरिंग प्रोसेस में आप स्टीम से इसको नहीं पकाते। दैट इज जो भी बॉडी होगी डेड एनिमल की उसे उसके खुद के फैट में ही बनाया जाता है और इसी दौरान आप ये कॉमन सेंस के जरिए हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। इसमें एनर्जी की यूटिलाइजेशन हमें इतनी नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ना तो हमें स्टीम तैयार करनी पड़ेगी और ना उसे हमें यहाँ पे एक प्रोजेक्शन करनी पड़ेगी। तो ये जो ड्राई रेंडरिंग मेथड है दैट इज मोर एफिशिएंट मेथड इफ वी कंपेयर इट विद द वेट रेंडरिंग टेक्निक। सो इन टुडेज टाइम, आज के जो मॉडर्न टाइम की अगर बात करते हैं, इन मोर प्लेसेस ड्राई रेंडरिंग इज बीइंग इम्प्रोवाइज्ड। उसे और भी अच्छे बेहतर तरीके से यूज करने की कोशिश की जाती है। तो क्या ऐसा कोई एरिया है जहां पे इस तरह की प्रोसेसेस होती हैं? जी ऐसा एरिया है। जैसे अब ईस्ट दिल्ली की बात करें, वहां पे ड्राई रेंडरिंग प्रोसेस के द्वारा कार्कसेस की मैनेजमेंट हो रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई में भी ऐसे पार्ट्स हैं जहां पे इस प्रोसेस को यूज किया जा रहा है। दूसरी ओर जो भी लॉजिस्टिक्स का जो हमारा पुराना तरीका था दैट वाज कि भी मैनुअली कार्कसेस को उठाया जाता था, गाड़ी में डाला जाता था और उसे सारे शहर में बगैर उसे ढके या उसकी जो ओडोर है, जो बुरी स्मेल है वो फैलाए बगैर उसे रोके लेके जाते थे, उसको भी रोकने की कोशिश की जा रही है। ऐसी गाड़ियां बनाई जा रही हैं जिनमें इन जो खामियों को दूर किया जाए। जो मैनुअल लेबर है उसको बदलकर ऑटोमेटिक पिकअप मशीन्स बना दी जाए। तो इन सब से हमें क्या हासिल होगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। आज अगर देखें तो हमारी जो ये मैनेजमेंट है दैट इज कार्कसेस की जो मैनेजमेंट है दैट इज फ्लॉड। इस फ्लॉड मैनेजमेंट को हमें ठीक करना जरूरी होगा। देखा जाए तो जो ये खामियां हैं वो ना ही केवल हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर एक बुरा प्रभाव डाल रही हैं, डिजीज फैल रहे हैं और जो डिग्रेडेशन हो रही है वो हमारी ज़मीन के अंदर का जो पानी है दैट इज ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर रही है। सॉइल को पोल्यूट किया, सॉइल भी पोल्यूट हो रही है उससे।
हमारे लिए ये एक प्रिविलेज नहीं है कि हम उसको वैसे कर दें तो अच्छा रहेगा, नहीं, दिस इज अवर नेसेसिटी. वी हैव टू चेंज दीज फ्लॉड टेक्निक्स such that we could be benefited from the more modern techniques to conserve our environment and our human lives. इस तरह का एक जो गाइडलाइंस सीपीसीबी ने तैयार किया है उसमें एक खास तौर पर मेंशन्ड है कि ड्यूटीज क्या क्या रहती हैं कौन कौन से ऑफिसर की. इस तरह का कार्कसिस यूटिलाइजेशन प्लांट दैट इज CUP एस्टैब्लिश करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी. किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की. उसकी जो साइट होगी कहां पे वो लगेगा, वो डिप्टी कमिश्नर के पास इसका इख्तियार है कि वो उसको सिलेक्ट कर सकता है. और रनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? रनिंग के लिए 2 डिपार्टमेंट्स इकट्ठे होकर काम करेंगे. दैट इज वन इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड द अदर इज डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री. वहां एनिमल हस्बेंड्री के एक इंचार्ज की ड्यूटी लगेगी ताकि वो देख सके कि क्या रख रखाव एज पर नॉर्म्स हो रहा है या नहीं. तो इसी के साथ आपको ये इस वीडियो में समझाने की कोशिश की गई कि किस तरह कार्कसिस को मैनेज करा जा सकता है आज के मॉडर्न टाइम्स में और पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है. मिलते हैं अगली बार, एनवायरनमेंट के ऊपर अगली चर्चा करेंगे. शुक्रिया.